हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। जैसा कि आप लोग को पता है, कक्षा 10 और 12, देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर चल रहा है ये कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 में भी है, तो कॉमन चैप्टर है। तो इसलिए बच्चों कक्षा 10 और 12 दोनों लोग नोट्स बनाइएगा, मेहनत करिएगा ताकि दोबारा वीडियो ना बनाना पड़े। तो कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास ध्यान दीजिएगा और अच्छे से मेहनत करिए। तो आज तीसरा पार्ट है, टॉपिक का नाम है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो चलिए देखते हैं गोली दर्पण में क्या क्या होते हैं और उनसे संबंधित उनकी परिभाषा क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों बनाते हैं। सबसे पहले एक गोली दर्पण में अवतल और उत्तल, नामकरण कर देते हैं अमोनियम को ए है अवतल दर्पण, इसका नाम है उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट इसमें गोली दर्पण के संबंधित परिभाषा में नंबर 1, पहली हेडिंग का नाम लिखिएगा ध्रुव। ध्रुव क्या है? आप लोग को पता है बच्चों कि एक परावर्तक पृष्ठ है। परिभाषा देखिए कैसे बनता है, एक परावर्तक पृष्ठ यार। तो दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों दर्पणों के लिए परिभाषा एक ही है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, क्या, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव, जिन्हें P से प्रदर्शित किया गया। चित्र में देख रहे हैं, ए है P, ए है दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, इसका मिडिल पॉइंट है यहाँ पर और इसका मिडिल पॉइंट है यहाँ, और इसी पॉइंट को अर्थात मध्य बिंदु को ही क्या नाम रखा गया? ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, जिसे सामान्यतः P से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा परिभाषा, गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जिसे P से प्रदर्शित करते हैं या P से व्यक्त करते हैं। तो क्या है बच्चों, परिभाषा समझ में आया? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे स्मॉल p या कैपिटल P से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे चित्र में P देख रहे हैं, दर्पण का ध्रुव। चलिए, तो पहले बच्चों परिभाषा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, सोचिए दर्पण का परावर्तक तल है या पृष्ठ। तो परिभाषा क्या है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को
दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ या तल के व्यास को दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस चित्र में देख रहे हैं M1 M2, यही इस दर्पण का द्वारक कहलाएगा। M1 M2 दर्पण का द्वारक। क्लियर? दो परिभाषा समझ में आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी परिभाषाएं और एकदम बेसिक हैं। तो चलते हैं आगे, नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता भी, जस्ट इसके पिछले वाली वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में आप लोग को बताया गया कि ये जो अवतल और उत्तल दर्पण है, ये गोली दर्पण के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? गोली दर्पण, दोनों अवतल और उत्तल दर्पण दोनों। तो बच्चों, ये जो अवतल वाला है, अगर इसको हम बनाएं पूरे गोली दर्पण के रूप में, तो इस तरीके से बनेगी। भाई इसका पूरा भाग तो ऐसा ही होगा। अब इसके एक भाग पर पारे कलई और अलग साइड का पेंट लगा है, इधर वाले भाग पर मान लेते हैं जो कि यहाँ पर ये है, ये पूरा भाग इसका ये। तो परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दर्पण जिस गोली दर्पण का काटा गया भाग होता है, तो दोनों दर्पण है, अवतल और उत्तल दर्पण, जिस गोली दर्पण का काटा गया भाग होता है, उस दर्पण के या उस गोली दर्पण के केंद्र, उस गोली दर्पण के केंद्र, गोली दर्पण तो यही बच्चों, इसका केंद्र यहाँ पर होगा, तो उस गोली दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? चलिए परिभाषा लिखते हैं फिर से। दर्पण जिस गोली दर्पण का काटा गया भाग होता है, जिस गोली दर्पण का काटा गया भाग होता है, काटा गया भाग होता है, उस गोली दर्पण के केंद्र को, उस गोली दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चों, किससे? C से व्यक्त करते हैं। तो कर्वेचर सेंटर में आप लोग को मिला गया कि दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, एक जिस गोली दर्पण का काटा गया भाग होता है, उस गोली दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, जिस खोखले गोले का या गोली दर्पण का काटा गया भाग है, उसी गोले के केंद्र को। ठीक, तो ध्यान दें। तो उस गोली दर्पण के केंद्र को या उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र।
तो इस प्रकार अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होगा, यही कहीं होगा। तो ये मान लेते हैं इसी दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका एक पूरा भाग बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे इधर बनाएंगे तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, सीधी सी बात है। तो यही कहीं मान लेते हैं वक्रता केंद्र। क्लियर बच्चों? ठीक यार, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मिटा लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करके आप लोग याद रखते नोट कर लीजिए। अब दर्पण का वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस ऑफ में। तो ध्यान देना, दर्पण जिस गोली दर्पण का काटा गया भाग होता है उस गोली दर्पण या उस गोले की त्रिज्या, यहीं से बना लेते हैं पूरा लिखेंगे, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा बनी कि दर्पण जिस खोखले गोले का या जिस गोली दर्पण का काटा गया भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, तो उसी प्रकार उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से व्यक्त किया गया। अब चित्र में देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या पीसी, ये जो पीसी है यही क्या होगी वक्रता त्रिज्या। अब जैसे चित्र में पीसी वक्रता त्रिज्या है, याद रखना पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या। यही तो होगा कि गोली दर्पण का काटा गया भाग है, उस गोली की त्रिज्या यही होगी। जैसे यहां पर दे देते हैं इसका एक केंद्र हुआ। अब केंद्र है तो आपको नियम पता है, केंद्र को हम यहाँ पर अगर इसके परिध पर किसी भी पॉइंट पर मिलाएंगे तो उसकी वह त्रिज्या कहलाती है, चाहे यहाँ मिलाए चाहे यहाँ, सब क्या है वक्रता त्रिज्या। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, फिगर बनाते चलिएगा सबका अलग अलग, वीडियो स्टॉप करके। वक्रता त्रिज्या तब यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि ए चीज आपका आर है, ए भी आर, बी सी आर। तो क्लियर बच्चों? तो चलते हैं आगे नेक्स्ट हेडिंग के रूप में। दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, द्वारक हो गया, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, द्वारक, वक्रता केंद्र, 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट देखते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष। तो चलिए देखते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। पहले फिगर बना लेते हैं अवतल और उत्तल दोनों का।
एक इधर बना लेते हैं। ये अमोनियम 2, ये वो उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। तो चलिए बच्चों देखते हैं परिभाषा दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इट। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट है दर्पण का ध्रुव होता है और इधर जो होगा दर्पण का वक्रता केंद्र। इसी प्रकार उत्तल में ये आपका पॉइंट होगा दर्पण का ध्रुव और ये होगा दर्पण का वक्रता केंद्र से। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, परिभाषा दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण की वक्रता केंद्र से दर्पण के द्वारक पर खींची गई रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? फिर से ध्यान दीजिएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के द्वारक पर खींची गई रेखा दर्पण का अक्ष कहलाती है और जो रेखा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, और जो रेखा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, ये है दर्पण का मुख्य अक्ष। एक तो अवतल दर्पण की बात हुई, सेम कहानी यहां पर, दर्पण का ये वक्रता है, इसके ध्रुव से यूं यूं बनाते जाइए। इस प्रकार आपका ये भी मुख्य अक्ष होगा, ये भी पॉइंट क्या है मुख्य अक्ष। तो प्यारे बच्चों यहां से परिभाषा क्या बनता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से, मुख्य अक्ष की मेन परिभाषा वक्रता केंद्र तथा दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के द्वारक पर खींची गई रेखा दर्पण का अक्ष कहलाती है। और जो रेखा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं परिभाषा थोड़ा अटपटा है। अगर हम चाहते हैं कि दर्पण का मुख्य, तो दर्पण का मुख्य अक्ष की परिभाषा दो लाइन में ऐसे दे सकते हैं कि वही दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली किरण या रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। बट प्यारे बच्चों थोड़ा डीपली में जाए तो दर्पण की वक्रता केंद्र से, ये दर्पण का द्वारक है, इस पर जो भी रेखा खींचेगी, जो भी रेखा या जो भी किरण जाएगी वह दर्पण का अक्ष कहलाते हैं।
बट जो रेखा या जो किरण दर्पण के ध्रुव से होकर जाएगी उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। क्लियर बच्चों? तो परिभाषा क्या हुआ कि दर्पण के ध्रुव से होकर जो किरण जाएगी और वक्रता केंद्र से मिलानी हुई उसी को बोलते हैं दर्पण का मुख्य। परिभाषा का फिर से दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव पर दर्पण के द्वारक पर खींची गई रेखा दर्पण का अक्ष कहलाती है और जो रेखा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मतलब इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। शॉर्टकट में परिभाषा क्या बनता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे चित्र में देख रहे हैं सीपी मुख्य अक्ष है, सीपी मुख्य अक्ष। ध्यान रखिए सीपी और पीसी दो चीज ध्यान देना यहाँ पर। ये सीपी मुख्य अक्ष होगी और जो पीसी है वह वक्रता त्रिज्या होगी। ध्यान देना, बहुत डीपली चीज है, सब में गलती मत करना। पीसी वक्रता त्रिज्या, पीसी कभी मुख्य अक्ष नहीं होती है, मुख्य अक्ष होता है सीपी। तो कह रहे बच्चे यहाँ से अगर एनालिसिस किया जाए तो यहाँ से दो बातें और निकलती हैं, उसको याद रखनी होगी बातें, ध्यान देना। तो दर्पण का मुख्य अक्ष की परिभाषा समझ में आया कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली किरण या रेखा को या दर्पण के ध्रुव से होकर खींची गई रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे चित्र में सीपी दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो स्टॉप करके परिभाषा ले लेना, फिर आगे चलते हैं, टाइम कम है। नोट करके आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि दर्पण की वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से ऐसे लिखते हैं, सही। दर्पण की वक्रता केंद्र से द्वारक पर अनंत अक्षें खींची जा सकती हैं, अनंत अक्ष खींची जा सकती है। कहने का तात्पर्य बच्चों कि हम दर्पण के द्वारक पर अनंत अक्षें खींच सकते हैं, अनंत अक्ष, लेकिन मुख्य अक्ष एक ही होगा, लेकिन मुख्य अक्ष एक ही होगा। याद रखनी होगी बात, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि दर्पण की वक्रता केंद्र से द्वारक पर हम अनंत अक्ष खींच सकते हैं, लेकिन मुख्य अक्ष एक ही होगा। तो क्लियर बच्चों? और दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है नोट करें कि सभी अच्छे मुख्य अक्ष सहित, ध्यान देना, मुख्य अक्ष सहित सभी अच्छे मतलब मुख्य अक्ष सहित, मुख्य अक्ष भी तो आपका एक अक्ष हो, तो एक, तो सभी अच्छे अभिलंब होती हैं। क्या होती है बच्चों? ये अभिलंब होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। सूत्र डेरिवेशन करना शुरू करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस पॉइंट की, कि सभी अच्छे मुख्य अक्ष हो चाहे जो भी हो, कि सभी अच्छे अभिलंब होते हैं।
मतलब ये सब जो खींची गई रेखा ये सब अभिलंब है, ये सब अभिलंब है, ये सब अभिलंब है। तो जो दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये 5 पॉइंट हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष। अब नेक्स्ट वीडियो में अर्थात पार्ट 4 में हम लोग कल देखेंगे कि दर्पण का मुख्य फोकस दूरी और फोकस तल। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, लगातार वीडियो आप लोग को मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।